रिश्ते अमेरिका और चीन में, ड्रैगन की बौखलाहट और युद्ध की आहट। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और चीन आमने सामने है, बाइडेन और जिनपिंग आमने सामने है। बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग ने, अगली तस्वीर दिखाइए, अमेरिका की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जो अभी पहुंची थी ताइवान, उन पर बैन लगा दिया। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बड़ा एक्शन लिया है चीन ने अमेरिका पर, और इसी मुद्दे पर दोनों आमने सामने हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा कदम चीन ने उठाया है, अमेरिका को उकसाने वाला कदम भी है, और यही वजह है। यह देखिए जरा, चीन ने क्या किया, नैन्सी पेलोसी पर बैन लगा दिया है, नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगाया है। यह वैसा ही है जैसे रूस ने, पुतिन ने, आपको याद होगा, अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं पर बैन लगा दिया था जब वो यूक्रेन आए थे। पेलोसी के परिवार पर भी चीन ने बैन लगा दिया है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं कि उनके इंटीरियर मैटर्स में दखल अंदाजी हो रही है। अमेरिका के साथ जलवायु परिवर्तन वार्ता को भी रद्द कर दिया गया है। उच्च स्तरीय सैन्य कमांडर्स की वार्ता भी रद्द कर दी है चीन ने अमेरिका के साथ। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा ताइवान में तनाव के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ अमेरिका है। उनका कहना है अमेरिका ने संकट पैदा करने की दरअसल कोशिश की है। अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने अब तक कई देशों को बर्बाद कर दिया है। क्या वो यूक्रेन की तरफ इशारा कर रहा था? अमेरिकी हमले में कई देशों के नागरिक अब तक मारे जा चुके हैं। क्या कभी अमेरिका ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है? बहुत बुनियादी सवाल उठाया चीन ने। चीन का कदम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए है, चीन का कहना है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चीनी प्रवक्ता को जो अमेरिका पर निशाना साध रहे हैं। The United States is an unprovoked provocateur and the creator of the crisis. Soul-searching or reflection on their behavior, have they even felt guilty for the serious consequences they caused, and have they ever made an apology to the victims of those countries, and have they ever compensated them? In the 21st century, we should not allow the United States to claim itself to be a world police or international judge and treat other sovereign countries as George Floyd, whom they can just suffocate to death at will. Over 160 countries in the past 2 days spoken up for justice and reaffirmed their commitment to the One China policy and support for China's sovereignty and territorial integrity. This is a fight against hegemony, against interference and against... तो चीन न सिर्फ अमेरिका को धमकियां दे रहा है, बल्कि 4 अगस्त से लगातार ताइवान के करीब युद्धाभ्यास भी कर रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक चीन अपनी ताकत दिखा रहा है। आसमान को चीरती है मिसाइल। ताइवान के लिए चीन का सीधा संदेश है। चीन के इस गुस्से का शिकार जापान भी हो रहा है। जापान ने दावा किया है कि चीन के 5 बैलिस्टिक मिसाइल जापान के इकोनॉमिक क्षेत्र में गिर रहे हैं, और जापान चीन से तत्काल युद्धाभ्यास रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन चीन रुकने के मूड में नहीं है। उधर दूसरी तरफ देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन को यह संदेश देने की कोशिश की है कि ताइवान में 25 साल बाद अमेरिकी नेता को भेजने के बाद अब बाइडेन की सेना इंडोनेशिया के साथ साझा युद्धाभ्यास कर रही है, और सुमात्रा द्वीप पर जारी इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर की सेना भी हिस्सा ले रही है। यह साझा युद्धाभ्यास साल 2009 से लगातार जारी है, लेकिन इस बार इस युद्धाभ्यास में 5000 अमेरिकी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, और जिसके बाद चीन का गुस्सा और ज्यादा भड़क सकता है। आइए मैं आपको बताऊं सीधे सीधे कैसे अमेरिका चीन को चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं चीन को, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, एंटनी ब्लिंकन ने कहा है अमेरिका ताइवान की शांति के लिए संकल्पित है। वो कह रहे हैं ताइवान की स्थिरता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, यानी ताइवान के साथ खड़े हैं। कितना खड़े हैं ये जंग शुरू होने के बाद पता चलेगा। वर्तमान स्थिति में बदलाव का विरोध करते हैं। निश्चित तौर पर हम वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं। अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि चीन बेवजह विवाद को तूल नहीं देगा। चीन ताइवान पर हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला है, उन्होंने ये कहा है। आइए अब आपको लेकिन दिखाऊं, बेशक ये सब कुछ भी कह रहे हो, लेकिन चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए जरा चाइना के विजुअल दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं चाइना के जो विमान है, चाइना ड्रिल कर रहा है लगातार, और चाइना के कल भी मैंने आपको बताया था कितने विमान ताइवान के ऊपर आसमान में नजर आए, और आज भी फिर 20 फाइटर नजर आए ताइवान के आसमान में। कुछ इस तरह देखिए जरा फास्ट, ये आप देख रहे हैं ऊपर आसमान में आपको नजर आ रहे हैं फाइटर्स। इसी तरह ताइवान के आसमान में चीनी फाइटर दिखाई दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है, आपको बताऊं। उनका कहना है, मूव कीजिए प्लीज। ताइवान के रक्षा मंत्रालय कहना है लगातार दूसरे दिन ताइवान में ये फाइटर जेट्स घुसे हैं। लगातार दूसरे दिन आज 20 चीनी फाइटर जेट्स ताइवान में घुसे हैं। 10 चीनी वॉरशिप भी ताइवान सीमा के अंदर दाखिल हुए। सीमा के पास 11
डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, उनकी बॉर्डर के पास, ताइवान के बॉर्डर के पास गिरी। पहले 27 फाइटर जेट्स ताइवान सीमा में घुसे थे और इसमें 6 J-11 फाइटर जेट थे, 5 J-16 फाइटर जेट घुसे थे जो कि ताइवान की सीमा में घुसे। सुखोई 30 फाइटर जेट, ये पूरा कॉम्बो जो था ये दाखिल हुआ था ताइवान के आसमान में। ताइवान ने मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। इसके बाद से मॉनिटरिंग के लिए एयरक्राफ्ट और शिप भी रवाना कर दिए गए हैं। हम जंग नहीं चाहते लेकिन जंग के लिए तैयार हैं, यह कहना है ताइवान का। आइए, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं कि ताकत क्या चीन से लड़ पाएगा ताइवान। चीन की ताकत मैं आपको दिखाता हूं, उसकी ताकत से आपको अंदाजा होगा कि आखिर ताइवान के बस का क्या है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक ही लक्ष्य है, वन चीन पॉलिसी के तहत अखंड चीन की स्थापना करना। ताइवान में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी के दौरे से चीन चिढ़ चुका है और अब बौखलाए शी जिनपिंग ने ताइवान के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। चीन ने ताइवान के पास अपने युद्धाभ्यास में उन सभी हथियारों की आजमाइश की जिसमें ताइवान ही नहीं पूरे एशिया में युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ताइवान से महज 16 किलोमीटर दूर चीन के युद्धाभ्यास में J-20 फाइटर जेट दिखाई दिए। J-20 चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जिसे J-20 माइटी ड्रैगन भी बुलाते। J-20 फाइटर जेट में 6 तरीके की मिसाइल अंदर की तरह लगाई जाती हैं और इसके अलावा बेहद भारी और ताकतवर लड़ाकू विमान है ये। इसे एक ही पायलट उड़ाता है। लंबाई इसकी 69.7 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। बिना ईंधन के इसका वजन 17,000 किलो, अधिकतम गति इसकी 2,450 किलोमीटर प्रति घंटा है और कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर है। बहरहाल, लेकिन इस सब के बीच आपको बताऊं कि चीन के लिए आखिर क्यों यह मुश्किल है कि चीन ये जंग जीत जाएगा तो उसको कितनी भारी कीमत चुकानी होगी। पिलर ग्राफिक्स है, खूनी कीमत चुकाएगा चीन। ये मैं क्यों कह रहा हूं और दर्शकों को भी जानने की जरूरत है कि आखिर अगर जंग की शुरुआत होती है, क्या जंग की शुरुआत होती है तो चीन जंग में क्या हाल होगा चीन का। ग्राफिक दीजिए प्लीज फास्ट। हमला करने पर चीन को भारी नुकसान होगा। हमला अगर हुआ तो चीन को भारी नुकसान होगा। फिलहाल चीन की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका के बाद चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के मुकाबले चीन की जीडीपी 76% के बराबर है। निर्यात के लिए चीन जो है अमेरिका पर बहुत निर्भर है। चीन की रोजी रोटी का बड़ा हिस्सा अमेरिका से भी आ रहा है। माल भेजते हैं, वहां माल बिकता है। चीन के 10 में से 8 सबसे बड़े साझेदार अमेरिका के दोस्त हैं। यानी अमेरिका के 8 जो दोस्त हैं वहां भी चीन का माल जाता है, वहां भी चीनी माल बिकता है और चीन कमाई करता है। इसलिए अमेरिका से पंगा लेना चीन के लिए मुश्किल होगा। सहयोगी देशों से चीन को प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। रूस को शायद फर्क नहीं पड़े, रूस शायद इतना माल नहीं बेचता था। खुद ताइवान का सबसे बड़ा निवेशक भी चीन ही है। सोचिए जरा, टेक इंडस्ट्री के लिए ताइवान से कंप्यूटर चिप खरीदता है, ताइवान से चिप खरीद रहा है। पिछले साल ताइवान से $270 बिलियन का आयात किया था जो ताइवान के जीडीपी का 40% है, 40%। युद्ध होने पर चीनी टेक इंडस्ट्री बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। यूरोपीय देशों के आयात में भी चीन की भागीदारी बढ़ी है। जंग होने पर यूरोपीय देश भी व्यापार बंद कर सकते हैं और युद्ध की स्थिति में चीन को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यह वजह है और इस वजह से दरअसल चीन हरगिज नहीं चाहेगा कि वो जंग में जाए, लेकिन हालात और परिस्थितियां इस ओर ले जाने पर मजबूर कर सकती हैं। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि बीजेपी हमला कर रही है कि राहुल गांधी ने आज काले कपड़े इसलिए पहने क्योंकि आज ही के दिन रामलला मंदिर के निर्माण का शिला पूजन हुआ था। 2024 का तक विराजमान होंगे रामलला। आज दरअसल वर्षगांठ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख रहे हैं आप, एम्बियंस दीजिए। इस तस्वीर में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दरअसल 5 अगस्त की तस्वीर आप देख रहे हैं 2020 की, जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे अयोध्या और वहां जाकर शिला पूजन की थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आज की तस्वीर है जो सीधे अयोध्या से आई है, रामलला विराजमान। ये जो आप देख रहे हैं यही जाकर गर्भगृह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये प्रतिमा रामलला की वहां पहुंच जाएगी। ये वो तस्वीर देख रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं मंदिर दरअसल कितना बनकर तैयार हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो झंडा आप देख रहे हैं यही बनेगा, यहीं पर दरअसल गर्भगृह तैयार होगा जहां आप ये झंडा देखने लगा हुआ। और ये देखिए, ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, इन पत्थरों से, यही जो पत्थर रखे, इन पत्थरों से ही बनाया जाना है मंदिर। भव्य मंदिर का निर्माण लगभग इस वक्त बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। हमारे सहयोगी विवेक वहां पहुंचे अयोध्या और विवेक इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तेजी के साथ काम चल रहा है। तो बताया जा रहा है 2024 तक रामलला विराजमान होंगे। ये राम मंदिर आप देख रहे हैं, ये सरयू आप देख रहे हैं। तो राम मंदिर शिला पूजन के 2 साल पूरे हो गए। शिला पूजन को 2 साल हो गए। मंदिर निर्माण का जो कार्य है ये बहुत तेजी से चल रहा है। इस वक्त निर्माण में लोग 12 से 14 घंटे तक लगातार काम कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर भारी उत्साह भी है लोगों में भी, अयोध्या के लोग भी, और जो निर्माण कार्य में लगे हैं उनमें भी बहुत उत्साह है।
उनके लिए भी ये पुण्य काम है कि रामलला के मंदिर में वो काम कर रहे हैं। जमीन के नीचे होने वाला पूरा काम हो चुका है, यानी बेसमेंट से जुड़ा, उसकी नींव से जुड़ा जो काम है वो पूरा हो गया है। अब जमीन और शिखर का काम दरअसल चल रहा है। वो जो बड़े मार्बल मैंने आपको दिखाए उससे ही पहली फ्लोर तैयार हो रहा है, ये आप कह सकते हैं, वो बेस तैयार हो रहा है उससे। ग्राउंड फ्लोर में करीब 200 खंबे बनेंगे। इसके साथ ही मंदिर के दूसरे फ्लोर पर 114 खंबे बनेंगे। ये जो आप खंबे नजर आ रहे हैं आपको, 114 ऐसे खंबे होंगे। पूरे मंदिर में कुल 400 खंबे बनने वाले हैं और राजस्थान की पिंक सैंडस्टोन जोड़े जा रहे हैं इसमें बाकायदा। हजारों साल के लिए अभेद्य बनेगा राम मंदिर। साथ ही साथ करीब 40% काम भी इसका पूरा हो चुका है। राम मंदिर परिसर 70 एकड़ में डेवलप किया गया। 18 एकड़ में मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर में परिक्रमा के लिए 3 मार्ग भी बनाए गए बाकायदा। 1.25 लाख भक्त मंदिर की परिक्रमा कर पाएंगे। 1.25 लाख। गर्भगृह 2023 के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा बताया जा रहा है। 24 जनवरी 2024 जनवरी में 2024 में पूरा मंदिर का काम भी हो जाएगा। फरवरी 2024 में भक्त भी दर्शन कर पाएंगे। तैयारी ये है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा, बाइट सुनवाइए। वहां के जो इंजीनियर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ पे जो प्लिन स्टोन है वो प्लिन स्टोन अराउंड 17,000 के करीब लगेंगे। तो उसके अगेंस्ट हम लोग साधारण 13,500 प्लिन स्टोन लगा चुके हैं हम लोग। 17,000 लगने 13,500 लगा। यस। और अपने पास में अराउंड स्टॉक में अभी 15,000 15,500 स्टोन्स आ चुके हैं। मतलब 2,000 स्टोन्स जो है वो बचा है आने के, तो वो चालू है, आ जाएंगे, ये मंथ एंड तक आ जाएंगे। और ये प्लिन स्टोन का काम अराउंड मिड सितंबर तक खत्म हो जाएगा। अभी फ्लोरिंग का और उसके अंडर में जो भी ग्रेनाइट स्टोन्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं वो चालू है काम। तो और आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं राम मंदिर के लिए कितना दान हो चुका है, कितना समर्पण हो चुका है, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं संकल्प समर्पण निधि से 3,500 करोड़ रुपए अब तक जमा हो गए। 3,500 करोड़। हर महीने 50 लाख का समर्पण दिया जा रहा है। साथ ही साथ रामलला के मंदिर में भी दान और चढ़ावा हो रहा है। ऑनलाइन भी ट्रस्ट के खाते में पैसा जमा हो रहा है। दान पात्र में जमा धनराशि को 15 दिन में खोला जा रहा है। हर बार चढ़ावा औसतन 40 से 50 लाख पहुंच रहा है। मंदिर निर्माण में अब तक 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इन पैसों में सबसे ज्यादा खर्च नींव पर हो रहा है। नींव बहुत मजबूत होगी। 2023 तक मंदिर को निर्माण का लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक पूरा हो जाए, यह इसका टारगेट। तो जल्द से जल्द रामलला का मंदिर बनकर तैयार